कहते हैं क्षीर दधी न्याय, थ्योरी ऑफ टोटल ट्रांसमिशन। इस मत के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार आहार रस, रस धातु, रस धातु, रस धातु रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, मांस धातु मेद धातु में, और मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा धातु में, और मज्जा धातु शुक्र धातु में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। मतलब इस थ्योरी ऑफ टोटल ट्रांसमिशन है। इन्होंने कहा है जो धातुएं होती हैं वो पूर्ण रूप से जो होती है, जैसे पहले रस बनी, रस पूरी तरीके जितना भी रस है वो पूरा का पूरा रक्त धातु में चेंज हो जाएगा, रक्त जो पूरा का पूरा वो मास में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये थ्योरी है। कई लोगों ने इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी किया कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, ठीक है। इस पक्ष को क्षीर दधी के उदाहरण से समझाया गया, इसलिए इस न्याय को क्षीर दधी न्याय कहते हैं। पूर्व धातु रस से उत्तर धातु रक्त का निर्माण होता है, इसी क्रम से रस से शुक्र धातु का पर्यंत धातु निर्माण होता है, अतः इसे क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो ये काला वाला जो लिखा हुआ है क्रम परिणाम पक्ष के नाम से भी पूछा जा सकता है। पूर्व धातु उत्तर धातु के सर्वात्मना परिणत होते, इसलिए इसे सर्वोत्तम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। इससे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। नॉर्मली वो सीधा पूछता है क्षीर दधी न्याय कर्म परिणाम पक्ष और सर्वात्तम परिणाम पक्ष के नाम से नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। चरक संहिता की टीका करते हुए कर्म परिणाम पक्ष के संबंध में आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि यदि इस मत को स्वीकार कर लें कि प्रत्येक पूर्व धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिणत हो जाती, तब यह मानना पड़ेगा 3-4 दिवस के अनशन के पश्चात शरीर में रस धातु के अभाव से रक्त धातु का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार एक माह अन्न सेवन न करने से शरीर में केवल शुक्र धातु ही रह जाएगी, पर ऐसा कभी नहीं होता, अतः यह पक्ष असिद्ध है। इन्होंने कहा कि मतलब ये जो इस थ्योरी के अनुसार अगर हम लोग 1 महीने तक अनशन रखते हैं तो 1 महीने तक अनशन रहने के बाद शरीर के अंदर सारी धातुएं नष्ट हो जानी चाहिए, सिर्फ शुक्र धातु रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं रहता। इसका मतलब ये चीज़ गलत है। फिर आचार्य डल्हन है, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उस शंका का समाधान करते हुए आचार्य डल्हन ने कहा है रस आदि धातु अग्नि के पाकोपरांत यानी पाक उपरांत सूक्ष्म स्थूल तथा मल ये 3 भाग विशेष होते हैं। यानी इन्होंने कहा जब धातु अग्नि क्रिया करती है तो 3 भागों में डिवाइड होता है बेसिकली। स्थूल भाग से उस धातु का निर्माण तथा पोषण होता है, मल भाग से उस धातु का मल बनता है, सूक्ष्म भाग से उपधातु का निर्माण और पोषण होता है तथा उत्तर धातु के सधर्मी अंश निर्माण अंश बनता है, इससे उत्तर धातु का निर्माण होता है, ठीक है। रस धातु से शुक्र धातु पर्यंत निर्माण प्रक्रिया क्रम से चलता रहता है, जो इस प्रकार समझा जा सकता है, ठीक है। अब पूरे को हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। क्षीर दधी न्याय का संक्षिप्त वर्णन। तो पहले हमने पंच महाभौतिक आहार का सेवन किया, जिस पर जठराग्नि की क्रिया हुई। जठराग्नि की क्रिया हुई तो वो 2 भागों में बांट दिया, सार भाग और मल भाग। तो सार भाग में अन्न रस का निर्माण हुआ, मल भाग में मतलब पुरुष और मूत्र का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से फिर रसअग्नि की क्रिया हुई, अन्न रस बन गया, उस पर रसअग्नि की क्रिया हुई तो मल रूप कफ की प्रवृत्ति स्थूल भाग में रस धातु बन गई और सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म भाग हो गया। सूक्ष्म भाग से 2 चीज़ें बननी है, एक उपधातु बननी है, एक रक्त निर्माण अंश बनना। तो उपधातु स्तन्य और आर्ता बन गई, फिर रक्त निर्माण अंश बन गया। रक्त निर्माण अंश पर रक्ताग्नि क्रिया हुई, रक्ताग्नि क्रिया हुई, फिर वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग से पित्त बना, तो मतलब रक्त का मल पित्त हो गया। स्थूल भाग में रक्त धातु बन गई और सूक्ष्म भाग में मांस निर्माण अंश बन गया, और साथ में इसकी उपधातु बन गई। उपधातु क्या, कंडरा और सिरा बन गई। तो मांस निर्माण अंश जो हुआ, मतलब मांस निर्माण अंश जो उससे पार्ट बचा हुआ था धातु और मल बनने के बाद, वो उसे मांस निर्माण अंश कहा हम लोगों ने। उस पर हम लोगों की मांसअग्नि क्रिया हुई। तो मांसअग्नि क्रिया हुई, वो फर्दर फिर 3 टाइम में डिवाइड हुआ, सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग। तो सूक्ष्म भाग आगे जाके मेद निर्माण अंश बनाएगा, स्थूल भाग मांस धातु को बनाएगा और मल भाग में खामल, यानी खामल मतलब जितने भी आप हमारे शरीर में ऑरिफिसेस हैं, यानी कि खुले हुए स्थान, जैसे श्रोत हो गया, नासा हो गया, कर्ण हो गया, अक्षी हो गया और प्रजनन हो गया, जितने भी हमारे शरीर के अंदर छिद्र हैं उनकी जगह से जो मल प्राप्त होता है तो वहाँ का मल मान लिया, ठीक है। तो मेद निर्माण अंश बन गया, मेद निर्माण अंश और साथ में इसकी उपधातु बन गई। उपधातु में क्या है, षट त्वचा, यानी त्वचा की 6 लेयर्स और वसा बन गया, ठीक है। फिर मेद निर्माण अंश पर क्या, मेदोअग्नि की क्रिया हुई, फिर वो फर्दर 3 टाइम में डिवाइड हुआ, सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग। तो सूक्ष्म भाग से फिर हमारा अस्थि निर्माण अंश बनेगा और इधर साइड स्थूल भाग से हमारी मेद धातु बन गई और मल भाग से स्वेद बन गया, ठीक है। फिर सूक्ष्म भाग से अस्थि निर्माण अंश बन गया और साथ में इसकी उपधातु बन गई क्या, स्नायु, ठीक है। फिर अस्थि निर्माण अंश से हमारी अस्थि अग्नि उस पर कार्य की तो वो फर्दर 3 टाइम में डिवाइड हो गया, सूक्ष्म भाग, स्थूल भाग और मल भाग। सूक्ष्म भाग से फिर मज्जन निर्माण अंश बनेगा, स्थूल भाग से अस्थि धातु बन जाएगी और मल भाग से केश, रोम और शमशु बन जाएगा, ठीक है। फिर सूक्ष्म भाग पर मज्जन निर्माण अंश पर फिर मज्जाग्नि की क्रिया हुई तो वो फर्दर 3 टाइम में डिवाइड हो गया, सूक्ष्म, स्थूल और मल। तो जब आप देखो सूक्ष्म, स्थूल और मल, ठीक है। तो सूक्ष्म भाग पर फर्दर शुक्र निर्माण अंश बन गया, स्थूल भाग में मज्जा धातु बन गई और मल भाग में अक्षी, विट, त्वचा
का स्नेह बन गया, ठीक है। फिर उस पर शुक्राग्नि, शुक्र निर्माण, तो सूक्ष्म भाग से शुक्र निर्माण अंश का उत्पाद हुआ, और साथ में उपधातु, उपधातु तो इसकी कोई होती नहीं है शुक्र की, ठीक है, मज्जा धातु की। उसके बाद शुक्राग्नि की क्रिया हुई तो सूक्ष्म भाग बन गया, और सूक्ष्म भाग बन गया, स्थूल भाग बन गया, और मल तो इसका शुक्र का होता नहीं, शुक्र को सबसे शुद्ध माना गया, तो इसका स्थूल भाग में शुक्र धातु बन गई, और सूक्ष्म भाग में ओज बन गया, ठीक है, ओज। और ओज इसकी भी कोई उपधातु नहीं होती, लेकिन कुछ आचार्य ने उपधातु की अलग से बताई, जैसे आचार्य शंकर वगैरह, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केदारी कुल्य न्याय, ठीक है। एक एक न्याय को अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि ये अलग अलग 5 नंबर में आता है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार आप पहले वाले का चार्ट बना दिए, जैसे पहले वाले का चार्ट बना दिया, जैसे रस का बना लिया, फिर रक्त का अपने आप बन जाएगा, मांस का अपने आप बन जाएगा, मेद का अपने आप बन जाएगा। इसी तरीके से फिर अगर आप एक का चार्ट बना लेते हैं, फिर भी चार्ट बनाने में फिर दिक्कत होती है, तो मैं अलग से चार्ट फिर बनाना आपको अलग से, मतलब वीडियो, लाइव वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। आप कमेंट कर देना तो लाइव वीडियो में सिखा दूंगा किस तरीके से चार्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक।